बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। चैनल विन का ये ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते सिर्फ़ आपके बच्चों के लिए है और ख़ासकर बच्चों के फ्यूचर के लिए है। अगर कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। करियर में आगे क्या चुनना है, क्या करना है, आप पूछ सकते हैं। पर आपको याद दिला दूँ, पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट आफ्टर बीटेक और बीई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन की एक ऐसी फील्ड को चुनते हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है और ज़्यादातर लोग मेडिकल के बाद जाने की कोशिश करते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। और इसमें कई फील्ड है, एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है। लेकिन कौन सी फील्ड आपको चुनना है ये आपको पता नहीं होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर फील्ड वो चुनते हैं जहाँ देखते हैं कि भीड़ जा रही है। आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसे ही बच्चे के सवाल से मैं करूंगा जो अभी से सोच रहा है कि आगे चल के उसे पायलट बनना है। लेकिन वो बच्चे का मैं सवाल आप तमाम नाजरीन को सुनाऊं उससे पहले आइए हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ्स एलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रज़ा सर, जो बेहतरीन तरीके से आज के प्रोग्राम में आपके बच्चों के लिए बताएंगे कि उनका फ्यूचर कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो आइए सर से मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन इकराम और स्टूडेंट को सलामुन अलैकुम। सर, लेकिन आज शुरू में ही मैं एक ऐसे बच्चे का सवाल आपको सुनाना चाहता हूं जो लखनऊ का रहने वाला है। मोहम्मद 8th क्लास में हैं और अभी से इनका सपना है कि वो पायलट बने। मैं इसलिए प्ले कर रहा हूं क्योंकि बच्चे ने जो सवाल भेजा है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा अभी से सोच रहे हैं। वरना बच्चों को तो पढ़ाना ही मुश्किल हो जाता है 1-2 घंटा उनको बैठा के, लेकिन ये बच्चा अभी से सोच रहा है कि उसको आगे चल के पायलट बनना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको पूरा गाइड करें कि उसे क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, आगे चल के उसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सवाल सुनाता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मुझे पायलट बनना है। तो आप मुझे बता देंगे कि पायलट के लिए कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी डिग्री करी जाती है? जी सर, बहुत ही स्वीट आवाज़ इस बच्चे की। अभी से ऊंची उड़ान भरने का सपना देख रहे हैं, वो ख्वाब को पूरा करना है। आप रास्ते बताइए। बेहतरीन सवाल। और सवाल के जवाब के पहले बहुत सारी दुआएं आपके लिए, जी, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और बहुत वक्त से आपने सोचना शुरू किया है और इंशाअल्लाह जैसे साजिद साहब ने कहा ऊंची उड़ान तो आपको भरना ही है, क्योंकि आपको एक पायलट बनना है और एक कामयाब पायलट आपको बनना है। पायलट बनने के लिए सारे रास्ते जो होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि DGCA से अप्रूव्ड हैं, जहाँ से आप पायलट का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स में भी आप जाके वहाँ से एक बेहतरीन पायलट बन सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले आप 8 में हैं, यहीं से पढ़ाई अपनी आप अच्छी रखें। मैथ और साइंस पे ख़ास तौर से ध्यान रखें। ओके, मैथ्स एंड साइंस। साइंस पे ख़ास तौर से ध्यान रखें। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। 10th तक तो पहला हदफ, पहला टारगेट ये है कि 10th में बहुत अच्छा आप स्कोर करें, क्योंकि फिर भी कितना स्कोर करना चाहिए जिससे आगे चल के ये पायलट बन जाए? जितना अच्छा आप 10th में स्कोर करें उतना ही बेहतर है। ओके। क्योंकि यहाँ पर आजकल स्कोर आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे 90s में 95-94% बड़े आराम से मार्क्स लाते हैं। तो आप पढ़ाई करें। 8 में जैसे अभी आप हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स आपके होंगे, पहले 8 में बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, फिर 9th 10th सब्जेक्ट को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ एक बात मोहम्मद से मैं कहना चाहूँगा, देखिए मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई ना करें, क्योंकि आप सब्जेक्ट सीखने के एटीट्यूड से जब पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स ओरिएंटेड ज़्यादा होकर पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है सब्जेक्ट आपको समझ में ना आए। तो सब्जेक्ट को समझिए, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। साइंस एंड मैथ्स अच्छी रखिए। 10th के बाद साइंस ऑप्ट कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन लीजिए। 11th 12th PCM से कीजिए। उसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो आप इंजीनियरिंग की ब्रांच एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले लें, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस से भी उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। अदरवाइज 12th के बाद DGCA से अप्रूव्ड बहुत सारे एविएशन के इंस्टीट्यूट होते हैं जो पायलट का कोर्स कराते हैं। वहाँ से कोर्स करके आप एक कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं प्रैक्टिकल्स के बाद। एंड तीसरा रास्ता ये होता है कि 12th के बाद आप NDA, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो NDA का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके
एयरफोर्स वहाँ से आप ऑप्ट करें और देन वहाँ से आप पायलट के लिए निकल सकते हैं। और उसके बाद भी एक रास्ता ये है कि आप ग्रेजुएशन कर लें साइंस से, फिजिक्स या मैथ्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद FCAT का आप एग्जामिनेशन दे के फ्लाइंग ब्रांच ऑफ एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। CDS के थ्रू भी आफ्टर ग्रेजुएशन आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो रास्ते मोहम्मद बहुत सारे हैं, परेशान नहीं होना है। बस एक चीज माइंड में रखिएगा कि जो आपने सोचा है उसको आपको पूरा ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरी सोच आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। ओके, ये तो टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बताया मोहम्मद को कि मोहम्मद अभी से प्लानिंग करें, लेकिन आजकल इतने सारे ऐड भी सर आ रही हैं पायलट बनने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो उसकी तरफ आपकी क्या राय है? करें आप, लेकिन हमेशा किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ जब आप कदम बढ़ाएं, मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का दाखिला कहीं कराएं तो सबसे पहले आप देखें कि वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है या नहीं है। और याद रखेंगे DGCA यहाँ पर जो ऑथराइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू, और DGCA एक बॉडी है जो कि रिकॉग्नाइज करती है इस तरह के इंस्टीट्यूशन को, तो वो अप्रूव्ड बॉडी यानी उसके थ्रू होना चाहिए इंस्टीट्यूट। एज वेल एज आप देखें कि कम से कम उस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड 10-15 साल का होना चाहिए, वहाँ प्रैक्टिकल की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए और जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं वो अच्छे होने चाहिए। फिर यहाँ से एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए होता क्या है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर कि गर बुरों का साथ रखोगे बुरा बन जाओगे, नेक होने के लिए नेकों की सोहबत चाहिए। तो जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे तो अच्छे बच्चों के आप सोहबत में आएंगे, आपको अच्छा कंपटीशन मिलेगा, आपके अंदर एक बेटर डेवलपमेंट होगा और जब आप निकलेंगे तो निखर के निकलेंगे आप। बिल्कुल, ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन करें जो आपको कामयाबी की राह पे ले जाए, ना कि आपको भटकाने की कोशिश करे, या आप खुद भी भटक सकते हैं अगर ग्रुप के बहकावे में आ सकते हैं या उनकी बातों में आ सकते हैं। अब यही तो होता है कि जब आप अच्छे बच्चों की सोबत में रहेंगे तो जब भी आप बैठेंगे तो बात अच्छी ही होगी, सब्जेक्ट की ही होगी, नए नए डेवलपमेंट की होगी। IITs में जो बच्चे होते हैं जब वो डाइनिंग हॉल में भी बैठते हैं तो नए नए रिसर्च के बारे में बातें होती हैं। IIMs में चले जाएं, न्यू डेवलपमेंट अराउंड द ग्लोब इकोनॉमिकल फ्रंट पे क्या हो रहा है, IIMs के बच्चे वहाँ डिबेट करते हुए आपको मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाएं तो पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर डिस्कशन करते हुए बच्चे डाइनिंग हॉल में, यानी जहाँ पे फूड का एरिया होता है, बच्चे खाते वक्त भी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये कब मिलेगा? जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे जहाँ के अच्छे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी आपको कंपटीशन देने के लिए मिले या आपका साथ देने के लिए मिले। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कोर्स को करना हो तो इंस्टीट्यूशन प्रीमियर होना चाहिए, और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मिलेगा कब? जब आप कंपटीशन का सहारा लेंगे, टॉप आएंगे। और टॉप कब आएंगे? जब आपके अंदर मेहनत करने की चाहत होगी। तो सबसे पहली चीज है मेहनत करना। जी सर, जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है कि बच्चों को एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए और जिससे उनका एक एनवायरनमेंट अच्छा बनता है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, बद की सोबत में ना बैठो बद का है अंजाम बुरा, बद ना रहो बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो ऐसे अक्सर होता है कि हम इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे ग्रुप से जिनका बिहेवियर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, आगे चल के इसका नुकसान हमें हो सकता है। राइट जी। और हमेशा रोल मॉडल उसको बनाएं जिस तरह की चीज आप करना चाहते हैं लाइफ में। पता चला आपको पहुंचना है साइंटिफिक फील्ड में और आपने रोल मॉडल बना लिया है किसी खिलाड़ी को, तो आपका वो फील्ड नहीं है। हाँ, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो रोल मॉडल वो हो सकता है आपका, लेकिन अगर आपको एक पढ़ा लिखा शख्स, एक इंसान बनना है, एक प्रोफेशनल बनना है, तो आपने रिश्तेदार में देखें कौन से कामयाब आदमी है जो प्रोफेशनल है, आप उनको अपना रोल मॉडल बनाएं और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया उस फुटपाथ पे, उस पे चलने की आप कोशिश करें। सर, वैसे तो इंजीनियरिंग की फील्ड पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर फील्ड है और इसमें कई रास्ते हैं, हमें पता नहीं है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा बच्चा है अभी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है और अब मुझे इसे आगे चलकर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है किस तरह का इसे इंजीनियर बनाऊँ और कैसे इसे मैं नर्च करूँ या इसे कैसे गाइड करूँ, या मुझे कैसे पता चले कि मेरा बच्चा इंजीनियर आगे चलकर बन सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होगी, यानी मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? क्योंकि हम जो करियर चुनते हैं वो 10th के बाद ही ज्यादातर चुनते हैं। तो गलती वही होती है। और मेजॉरिटी में आपने देखा होगा कि 10th में आने के बावजूद भी बच्चे किधर जाए बच्चा, कॉमर्स पता नहीं होता है और डिसाइड नहीं कर पाते हैं और फिर वो 10 लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं क्योंकि उनका अपना कोई इंटरनल इंटरेस्ट नहीं होता है किसी सब्जेक्ट में। किसी ने कह दिया कि नहीं आपको कॉमर्स लेके बढ़ना चाहिए तो उधर चले गए, किसी ने कहा साइंस लेना चाहिए उधर चले गए।
वहां पे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम जितना पहले, जैसे मोहम्मद के बारे में आपने कहा, 8 से बच्चे के माइंड में क्लियर है मुझे पायलट बनना है, तो अब उसको रास्ता हमें बताना है कि आपको कैसे पायलट बनना है। और जब उसका रास्ता एकदम एक होगा तो उसकी एनर्जी और दीगर जगहों पे वेस्ट नहीं होगी और वो एक जगह लगाएगा और कामयाबी आराम से उसे हासिल होगी। तो 6 मैं समझता हूँ फाउंडेशनली 6-7 तक जाके एक पेरेंट को डिसाइड कर लेना चाहिए और वो देखना चाहिए उसका बच्चे का रुझान मैथ्स और साइंस की तरफ कैसा है। साथ साथ 6-7 से जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, ओलंपियाड्स में आप बच्चों को बिठाने की कोशिश करें ताकि उनको इनिशियल स्टेज से कंपटीशन क्या है उसका उनको आइडिया होने लगे। बल्कि मैं ऐसे सिंपल लफ्जों में कहूँ कि उनको कंपटीशन का लज्जत मिलने लगे, वो समझने लगे कि कंपटीशन क्या चीज़ है। और उसके बाद जैसे ही बच्चा 10th में आए, 10th के पहले ही डिसाइड हो कि उसे साइंस की तरफ बढ़ना है, साइंस में मैथमेटिक्स का सहारा लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ रखनी है और जैसे मैंने कहा NTSC 10th में उसे दिलाना है, 11th में पहुंच के KVPY ज़रूर दिलवाना है, 12th में दिलवाना है और उसके बाद फिर जैसे ही इंट्रेंस आए JEE मेंस, RIT, JEE एडवांस और पहला जो आई मीन चॉइस होना चाहिए वो JEE एडवांस होना चाहिए। आपने पिछले प्रोग्राम में शुएब के बारे में जो टॉप रैंकर है उसके बारे में बात की, यहाँ से एक और बात अटैच कर रहा हूँ। 12th का KVPY एग्जामिनेशन भी उस बच्चे ने टॉप 50 रैंक के अंदर क्वालिफाई किया। तो यही फायदा होता है कि जब आप किसी इंट्रेंस में शुरू से बैठना जब आप शुरू कर देते हैं तो आपको इंट्रेंस देने की आदत पड़ जाती है। वो चीज़ आपके लिए नई नहीं होती है। जब आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पहले दे चुका हूं। हाँ, वो डर निकल जाता है, यूज्ड टू आप हो जाते हैं। यानी ऐसे समझ लें कि प्रैक्टिस नेट में आप करके तब आप मैदान में उतरें तो आपका फ्लो कुछ और ही होगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी खिलाड़ी को कि जब मैदान में उतरें उसके पहले नेट में प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप अपने जहन और अपनी बॉडी को और अपने नफ्सियात को यूज टू करके जाएं। ओके, चलिए अभी एक बच्चे के बारे में भी आपने बता दिया, उसको भी इंटरेस्ट अपना देख लेना चाहिए और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप कुछ पॉइंट्स की तरफ इशारा करें कि जो 9-10 अभी जो फैसला लेने वाले हैं उन्हें समझ में आए कि उन्हें जाना है इंजीनियरिंग की तरफ कि नहीं जाना है। आपकी मैथमेटिक्स खास तौर से बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, साइंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है, ध्यान रखें यहाँ पे। फिर मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ। किताब होमवर्क करने के बाद भी साइंस की किताब खोलने का मन आपका करता है या नहीं करता है? मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा कोई और बुक करने का मन करता है या नहीं करता है? प्रॉब्लम के वेरिएशन को समझने में मज़ा आता है या नहीं आता है? ये सब सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें, ये आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ेगी दूसरों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में कम होगा, आप अपने लिए ज़्यादा जिम्मेदार होते जाएंगे। छोटी क्लास में थे, सारा काम टीचर के ऊपर। जैसे जैसे आप कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे आपका काम आप खुद करेंगे और जब रिसर्च करना होगा तो सारा काम आपको खुद ही करना है। कोई एक छोटा सा गाइड देने के लिए आपके पीछे होगा, अदरवाइज सारी चीजें आपको खुद से करना है। तो आपका इंटरेस्ट दैट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रीम इंजीनियरिंग कोर्स में मौजूद है? बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं साजिद साहब। बिकॉज हम जो जानते हैं वो 2 ही 3 जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, मैकेनिकल जानते हैं, IT जानते हैं, 2-3 जो सुनी हुई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल जानते हैं, सिविल जानते हैं। हाँ, शुरू में क्या हुआ, जब बहुत पहले जब इंजीनियरिंग की ब्रांचेज आई तो उसमें 3 ब्रांच आए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। उसके बाद केमिकल आ गई, आगे चल के फिर कंप्यूटर साइंस आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, IT टेलीकम्युनिकेशन आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। अब मैकेनिकल के ब्रांचेस निकलने लगे, उसमें मेकाट्रॉनिक्स आ गया, ऑटोमोबाइल आ गया, बायोमैकेनिक्स भी आ गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आज हम लोगों को बात करना है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी देखिए, ये भी एक ब्रांच निकल के आ गई है। बहुत प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, सेरेमिक इंजीनियरिंग आप देख लें, ये भी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की और बहुत अच्छी ब्रांच ये भी है, सेरेमिक है। कंप्यूटर के फील्ड में अटैच 2-3 ब्रांच और भी आ गए हैं, डाटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग की ब्रांच भी आपकी आ चुकी है। मैकेनिकल में थर्मल एनर्जी की भी एक ब्रांच निकल के सामने आ चुकी है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है आपका। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांचेज है। तकरीबन मैं अभी जोसा की जो काउंसलिंग चल रही है NITs, IIITs एंड IITs के लिए, उसमें मैं देख रहा था कि मोर देन 50 ब्रांचेस ऑफर किए जा रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इंडिया के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, तो फील्ड डे बाय डे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और स्कोप्स भी, यानी जैसी ज़रूरत हो रही है उसके अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें डेवलप होकर सामने आ रही हैं।
मैं ये सोच रहा था कि आप रुकेंगे कब। इतनी सारी फील्ड आपने गिना दिया जो आपकी ज़बान पे याद मतलब आपको याद है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतनी सारी फील्ड है और हमें इसमें से बस 4-5 ही पता है, तो लोगों को शायद अगर पता हो तो इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नई नई उभरती हुई फील्ड भी है सर। देखिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग में देखें एक ब्रांच आ गई है, तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग की तरफ भी अगर आप चाहें तो रुजू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की कमी नहीं है। हमेशा इंजीनियरिंग जब भी करें तो आपको उस ब्रांच में क्या पढ़ना है और उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, इसको जरूर आप देखें। जैसे मैकेनिकल के बारे में मैं कह रहा हूँ, कौन से बच्चे मैकेनिकल पढ़ें? जिनकी ड्राइंग अच्छी हो, जिनकी मैथ्स अच्छी हो, फिजिक्स में मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 पोर्शन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। उन बच्चों के लिए मैकेनिकल एक बहुत अच्छी ब्रांच हो सकती है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, आपकी लाइट, आपकी वेव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपकी प्रोबेबिलिटी खास तौर से बहुत अच्छी होनी चाहिए। फंक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अगर ये सब टॉपिक आपके स्ट्रांग है तो आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंसेज या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपके लिए बेस्ट ब्रांच हो सकती है। और अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मैथ्स के साथ साथ, तो आप डेफिनेटली केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ कदम बढ़ाएं। तो दीज आर द थिंग्स जिस पे आपको ध्यान रखना है। अब मैं उनका सवाल कर लेता हूँ जिनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग ने ये प्रोग्राम किया था। आपको याद हो इससे पहले के एपिसोड में हमने बैंगलोर का एक सवाल पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि व्हाट आफ्टर बीटेक और बी, क्या करना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कोर्स करके आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली उन्होंने कहा था कि अगर आप मैकेनिकल के बारे में बताएं, तो इन्होंने बीए कंप्लीट किया हुआ है बैंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, इनके सवाल के जरिए ना जाने कितनों को जवाब मिलेगा। सर आप बताइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, खासतौर से बीटेक करने के बाद। देखिए जनरली क्या होता है कि बीटेक करने के बाद एक तो रास्ता ये है कि आप एमटेक करें। जिस फील्ड में आपने बीटेक किया है उसी में आप फर्दर एमटेक कर लें। मतलब सेम कोर्स करना पड़ेगा, मतलब सेम कोर्स में आगे मास्टर करना है। राइट, एमटेक कर लें आप, और एमटेक करने के बाद फिर आप रिसर्च करके किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर की पोस्ट, आप एक लेक्चरर की पोस्ट आप पा सकते हैं। चलिए ये पहला रास्ता ये हो जाता है। अब दूसरा रास्ता ये होता है कि अगर आपको एमटेक नहीं करना है तो आप एमबीए, वहां से आप एमबीए की तरफ मुड़ सकते हैं। एमबीए भी कर सकते हैं या बीटेक के बाद आप एमबीए का ऑप्शन ले लें। जैसे मान लिया अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो बेस्ट है कि मार्केटिंग में आप एमबीए कर लें, फाइनेंस में आप एमबीए कर लें, प्रोडक्शन में आप एमबीए कर लें। तो बीटेक के साथ एमबीए का दूसरा, और आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, बीटेक प्लस एमबीए, बहुत अच्छा डिग्री हो जाएगा, या बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ जाता है। तीसरा ये होता है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में जो बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। आप वहां जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप बीटेक हैं तो ग्राउंड ड्यूटी में आप आराम से अपने आप को प्लेस करा सकते हैं। और अगर आपके पास आईटी, कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल से अगर आपके पास बीटेक है तो आप फ्लाइंग ब्रांच की तरफ निकल सकते हैं। तो पायलट, जैसे मोहम्मद ने पूछा है, मोहम्मद देखें आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी एक कामयाब पायलट बन सकते हैं एयरफोर्स के। यानी एयरफोर्स में जाके आप हेलीकॉप्टर के पायलट या गुड्स प्लेन के पायलट या फाइटर प्लेन के पायलट आप बन सकते हैं। आप सुखोई उड़ा सकते हैं, आप रफाल के बेहतरीन फाइटर प्लेन के पायलट्स आप बन सकते हैं। तो तीसरा रास्ता ये बनता है कि आर्म फोर्सेस में आप बीटेक करने के बाद उनकी वैकेंसीज आती है, वहां पे अप्लाई करके आप जा सकते हैं। ये 3 रास्ते आपने बताए हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा इसके अलावा कौन कौन से रास्ते हैं। लाइक अगर मैं पूछना चाहूँ यूपीएससी में अगर जाना है तो क्या बीटेक किया हुआ एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? क्या उसका सब्जेक्ट एज अ ऑप्शन यूपीएससी की प्रिपरेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा? साजिद साहब, इस सवाल के जवाब में पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप एक एक चीज सोचते हैं कि बच्चों के सामने पहुंच जाए। तो 3 रास्ते हमने बताए। अब चौथा आता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप सहारा लेके हिंदुस्तान के बेहतरीन टेक्नोक्रेट बन सकते हैं। जो बेहतरीन जो गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, जैसे बीएसएनएल आप ले लें, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो हायर पोस्ट होती है टेक्निकल बैकग्राउंड की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आप जा सकते हैं। चौथा रास्ता मैंने ये बताया। 5वां रास्ता देखें आप,
रेलवे में आप बेहतरीन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जॉब्स, आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जॉब्स आ सकते हैं, आते हैं, वहाँ जा सकते हैं। छठा आपको बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद स्पेशल ऑफिसर के तौर पे आप बैंक में अपने आप को बहाल करा सकते हैं। वहाँ खास तौर से आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आती है। तो ये 6 रास्ते मैंने बताया। 7वां रास्ता आपको बता रहा हूँ कि गेट आप एग्जामिनेशन देके, गेट या पीएसयूज के लिए एग्जामिनेशन देके आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, या अदरवाइज जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहां पे आप एज ए इंजीनियर अपने आप को प्लेस करा सकते हैं जॉब के लिए। 7वां रास्ता ये होगा। और 8वां रास्ता जो आपने पूछा है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल के तौर पे 2 पेपर आप ऑप्ट कर सकते हैं, जहां आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल 2 ऑप्शनल पेपर के तौर पे लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 7-8 रास्ते मैंने आपको बताए हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। चलिए 9वां और 10वां रास्ता मैं पूछ लेता हूँ। मैनेजमेंट में कोई जगह है बीटेक वालों की? ऑफ कोर्स, आजकल तो बीटेक करने के बाद मैनेजमेंट आप कर ही सकते हैं, साथ साथ लगा हुआ बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स हैं। देखें आप, आजकल तो आईटी में भी एमबीए के कोर्सेज आ गए हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप बीटेक कर लें, उसके बाद एमबीए इन आईटी कर लें, तो कितना बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है। बायोटेक में इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर लें, तो क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल के आएगा। तो एक ऑप्शन ये भी आपके लिए आ सकता है। हाँ, एक छोटा सा सवाल है। ऐसा लगता है सर, हाँ, हम इंडियन को कि इंजीनियर अगर हम बन जाते हैं तो उसके बाद हमें जॉब ही करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि अगर हम इंजीनियर बन जाते हैं तो ऐसी कौन सी फील्ड है जिससे हम अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होता है साजिद साहब, डे 1 से आपका माइंड ऐसा होना चाहिए। अब आप देखें, अभी फ्लिपकार्ट के बारे में आप देखें, बिनी बंसल आईआईटी दिल्ली से बैकग्राउंड है आपका। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन यानी बीटेक करने के बाद उनके जो साथ के बच्चे थे वो जॉब ही करते रह गए, लेकिन इन्होंने अपने आप को देखिए एक बिजनेस के तौर पे डाला। और आज देखें फ्लिपकार्ट की पोजीशन क्या है। तो बिनी बंसल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेहतरीन एक आपके लिए मिसाल है। तो अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है तो मैं तो कहूँगा कि कैसे स्किल्स क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना चाहिए, या मतलब कौन बनता है, क्या क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि इस पे बहुत सारे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। बट बेसिक पॉइंट आप बताइए सर। एक लाइन में इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि बोलने में भी थोड़ा सा इंसान लड़खड़ा जाता है कि ये है क्या, ये कोर्स है या कोई पोस्ट है या कोई मैनेजमेंट है, क्या है ये? देखिए, मैं एक बात कहूँ, आप जब किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे इसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी लाइन आपको बोल रहा हूँ। जिस दिन आपको ये एहसास आ जाए कि मुझे अपनी लियाकत अपने लिए इस्तेमाल करना है, यही है बिगिनिंग पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, कि मैंने ये चीज सीख लिया है, अब मैं अपने लिए, मैं किसी और के लिए अपनी एनर्जी को नहीं लगाऊंगा, मैं अपने लिए अपने नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करके एक नई चीज अपने लिए डेवलप कर लूं, यही है पहला फुट स्टेप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप अपने आप को पहचान के अपनी लियाकत को अपने लिए इस्तेमाल करने का एटीट्यूड डेवलप करें। ओके, चलिए एक सवाल रह गया है हायर स्टडीज़ का। अगर हम बीटेक कर लेते हैं या बीई कर लेते हैं तो इंडिया में और अब्रॉड में अगर हायर स्टडीज़ की तरफ हमें बढ़ना है तो क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है? ज़्यादातर इंडिया से बच्चे यूएसए या यूके या फ्रांस, जर्मनी यहाँ निकलने की कोशिश करते हैं। सिंगापुर भी आजकल, ताइवान भी एक अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं। नॉर्वे जाते हैं, स्कॉटलैंड भी जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। जनरली आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे यूएसए जाने की कोशिश करते हैं। बीटेक करने के बाद उनका 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, एक तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के ऊपर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, और एक होगा लैंग्वेज का, जीआरई या टॉफल। बहुत सारे जगहों पे ये एक्सेप्टेबल है। जीआरई या टॉफल आपका जो लैंग्वेज इफिशियंसी का एग्ज़ाम होगा, और एक सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज का एग्जामिनेशन होगा। इन दोनों एग्जामिनेशन में जो आपकी रैंक आएगी उससे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगी, और देन उसके बेस पे आप वहाँ एमएस प्रोग्राम, मास्टर इन साइंस वहाँ बोलते हैं, कहीं पे एमटेक भी बोलते हैं। यूएसए में ज़्यादातर मास्टर ऑफ साइंस एमएस का नाम दिया जाता है। आप वहाँ उसको ज्वाइन करके बेहतरीन एक पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर बन के निकल सकते हैं। ओके ओके, सर मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि एमटेक में कौन कौन सी फील्ड होती है जो हमारे बच्चे कर सकते हैं आने वाले दिन में? फाइन,
तो बीटेक आपने मैकेनिकल में किया और बीटेक करने के बाद जैसे एमटेक की तरफ जाएंगे, अब आप देखें मैकेनिकल में कितने सारे ब्रांचेस निकल के आएंगे, जिससे आपको एक आइडिया होगा, एक फिक्र आपके जहन में आएगी कि मैकेनिकल में कितने सारे स्कोप्स हैं। तो स्क्रीन पे मैं वो सारे ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ और उनके नेम आपको मैं शो कर रहा हूँ, जो आप बीटेक इन मैकेनिकल के बाद एमटेक में ऑप्ट कर सकते हैं। और एमटेक के लिए यहाँ पे एक बात और कहूँ कि अगर आपको आईआईटी से या एनआईटी से एमटेक करना है तो आपको गेट एग्जामिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा आफ्टर योर बीटेक। बीटेक किसी भी कॉलेज से कर लें जो एफिलिएटेड हो, और उसके बाद आप गेट का सहारा लें। गेट के स्कोर के थ्रू आप एमटेक आईआईटी से या एनआईटी से टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हैं। लेट्स सी द branches in MTech in mechanical engineering. Mechanical BTech के बाद MTech के branches. The branches are mechatronics, इसके बारे में हम लोगों ने बताया। mechatronics कुछ कॉलेजेस में BTech में भी अवेलेबल है और मैक्सिमम जगहों पे MTech में ये अवेलेबल है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देन थर्ड रोबोटिक्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। रोबोटिक्स कुछ जगहों पे बीटेक में भी अवेलेबल है एंड इन एमटेक मैक्सिमम जगहों पे एमटेक में है। इसके बाद कैड देखें आप, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसके बाद आप छठे नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देन थर्मल इंजीनियरिंग, इसके बाद आठवें पे आप देखें बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी जो आजकल बायो वेस्ट जो आपके होते हैं, जिसको मैं सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ कचरा वगैरह जो होता है, उसको हम कैसे यूज़ करें कि हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब भी नहीं हो और उसको हम अपने काम में ला सकें। इसके बाद बड़ा मशहूर एक ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कुछ जगहों पे बीटेक में भी अवेलेबल है एंड मैक्सिमम कॉलेजेस में मास्टर्स में ये कोर्स अवेलेबल है। इसके बाद 10वें नंबर पे देखें एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये देखें एक नई जो मैंने इंजीनियरिंग की लिस्ट बताई उसमें एक और नया नाम यहाँ पे आपका आ गया। एंड उसके बाद 11वें नंबर पे मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो ये सब सारे कोर्सेज हैं जो एमटेक लेवल पे अवेलेबल हैं और इनमें से कुछ कोर्सेज बीटेक लेवल पे भी अवेलेबल हैं। तो आप इससे आपको आइडिया हो पा रहा होगा कि मैकेनिकल जब आप एमटेक में जाएंगे तो कितने सारी स्ट्रीम्स में फैल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और इसमें आपको कदम बढ़ाना चाहिए, प्रोवाइडेड आपकी मैथ एंड फिजिक्स में मैकेनिक्स एंड थर्मल एंड फिजिक्स ये दोनों पोर्शन आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। सर नेक्स्ट सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ से हम बीटेक बीई कर सकते हैं, उसके बाद आगे चलकर हमें जॉब की प्रॉब्लम ना हो। टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सबसे बेस्ट आईआईटी, ओके, नो डाउट, सारे आईआईटीज़ आप 23 आईआईटीज़ ले लें। उसके बाद 32 एनआईटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नंबर आता है। बिट्स के चारों कॉलेज जिसमें 3 इंडिया में जो कैंपस हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद आता है। इसके बाद एसआरएम चेन्नई का नंबर आता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, वीआईटी वेलोर का नंबर आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का नंबर आता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता उसका नंबर आता है। इस तरह के कलिंगा आपका इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, उसका नंबर आता है। ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आप बीटेक और पर्टिकुलरली मैकेनिकल में बीटेक आप कर सकते हैं। मेरी पहली चॉइस ऑलवेज आपके लिए होगी आइदर आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या बिट्स के बारे में आप सोचें। ओके, ग्रेट। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सब कोर्स करने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होगी हमारी? इसमें साजिद साहब एक और 2 नाम छूट गया। अच्छा। DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, NSIT नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, तो सेंट जॉन्स कॉलेज आप बेंगलोर की तरफ चले जाएं आप। उसी तरह से हैदराबाद में 2-3 बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब सारे बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं फॉर योर बीटेक और बीटेक इन मैकेनिकल। बाकी बात आई जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल अगर मैकेनिकल के बारे में आप कहें, क्योंकि जो बेंगलोर से सवाल जिन्होंने किया था पर्टिकुलरली उन्होंने बीटेक आफ्टर जॉब्स की प्रोफाइल या जॉब्स के बारे में इन मैकेनिकल के बारे में ख़ास तौर से उनका सवाल था। तो आप देखिए जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या आपकी हो सकती हैं।
आप स्क्रीन पे एक बार देखें ताकि आपको और भी आइडिया डेवलप हो सके। जॉब प्रोफाइल में आप देखें, डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे आप वर्क कर सकते हैं किसी वर्किंग यूनिट में, या टेक्निकल ऑफिसर के तौर पे आप आ सकते हैं, मशीन कंपोनेंट डिज़ाइनर के पोस्ट पे आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे भी आप की जॉब प्रोफाइल बन सकती है, परचेज ऑफिसर के तौर पे भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्स एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। देखें यहाँ पे सेल्स भी आ गया एंड मेंटेनेंस इंजीनियर भी आ गया, तो इन दोनों को क्लब कर दें तो ये भी एक आपकी प्रोफाइल बनती है। और ये प्रोफाइल जनरली उन बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जो बच्चे बीटेक इन मैकेनिकल हों और उसके बाद मार्केटिंग में अगर उन्होंने एमबीए कर लिया तो ऐसी पोस्ट उनको बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये सब सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। ये तो हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की बात की, इसके साथ साथ अब मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वोकेशनल की तरफ जाते हैं, डिप्लोमा की तरफ जाते हैं, तो इस कोर्स के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छे हैं, डिप्लोमा आप 10th के बाद ही कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा आपके मैकेनिकल में है, ड्राफ्ट्समैन में भी डिप्लोमा आपका हो जाता है, तो मैकेनिकल में आप डिप्लोमा कर सकते हैं 3 साल का। वोकेशनल कोर्स के बारे में बहुत अच्छा साजिद साहब ने क्वेश्चन राइज किया। और देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्स पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है, यानी आपको स्किल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। आप पढ़ें तो आप पढ़ के जॉब के लायक हों, आप वही पढ़ें जिससे आपको जॉब में प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आने वाले वक्त में 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी निकल के आएंगी। नंबर 1, वोकेशनल कोर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। नंबर 2, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज ज़्यादा आएंगे, यानी 2-3 ब्रांचेस को क्लब करके एक नई ब्रांच डेवलप की जाएगी और साथ साथ स्किल बेस्ड आपको बनाया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप अपने ध्यान में ज़रूर रखें। ओके सर, जौसा की काउंसलिंग चल रही है, इसके बारे में क्या अपडेट आई है? कुछ अपडेट आई है? जी, एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के लिए और जीएफटीआई के लिए जो काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है वो लगभग लास्ट होने जा रही है। ध्यान रखें क्योंकि इस बार हम लोगों ने पहले ही बताया है कि 6 राउंड होना है, तो एकदम आप तकरीबन 14 नवंबर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 14-15 तक। तो जिन बच्चों का अभी तक राउंड में नहीं सीट आया वो ध्यान रखें कि 6 राउंड के बाद 7वां राउंड इस बार नहीं होना है। जो भी ऑप्शन मिल रहा है उसको बहुत माइन्यूटली आप देखें, और अगर अच्छी कोई ब्रांच जो आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है और कॉलेज भी अगर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो हम लोग यहाँ से आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। आप फ़ौरन उस सीट को लें और सीट बुक करें, और उसके बाद जहाँ भी कॉलेज आपको मिले आप वहाँ रिपोर्ट करके अपनी फ़ीस वगैरह जमा कराएं और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करें। जी, बहुत शुक्रिया सर, और नई ज़िंदगी के लिए यहाँ से हम बहुत सारी दुआएं आपको दे रहे हैं और आपके लिए दुआएं भी करेंगे कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, तो किसी तरह की कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा ना करें। और मुश्किलें भी अब आसान हुई जा रही हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है बहुत चीज़ें ईज़ होती जा रही हैं। बिल्कुल, कुछ स्टेट्स में स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे हैं, जो बचे हुए स्टेट हैं जहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूं कि वहां भी जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली बार बार यही बात आ रही है कि ज़िंदगी को आगे तो बढ़ना ही है, और कामयाब वही होता है जो टफ टाइम में अपने आप को सही तरह से रास्ते पे चला सके। एंड सॉरी, बहुत सारे व्यूवर्स ने सवाल भेजा है, हम उससे ले नहीं पाए हैं क्योंकि आज हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आपके सवाल हमारे पास महफूज हैं, सेफ़ हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे सर से, तो अगले एपिसोड में आप अपने सवाल का जवाब पाएंगे इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज हमारे बच्चों को बताया कि वो बीटेक करने के बाद क्या कर सकते हैं आगे और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करियर ऑप्शन उनके लिए निकल कर आ रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम चैनल विन का जो प्रोग्राम है, एक छोटी सी कोशिश है कि लोगों को मदद करें कि वो कैसे सोच सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जो आपने बात रखी उसी में मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। सही आपने कहा कि इस वक्त थोड़ा सा मौका हम लोगों को सवालात लेने का नहीं मिल पाया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सवालात सबसे पहले हम लोग लेंगे। यहाँ पे एक बात और मैं रखना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के जहन में ये होता है, पहले भी सवाल आता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब आजकल है या नहीं है। तो आज देखिए मैंने आपको 8-10 रास्ते बता दिए। बीटेक के बाद तो आप कहीं अपने आप को प्लेस करा ही सकते हैं, इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे रास्ते हैं। और आजकल तो बच्चे बैंक पीओ का एग्ज़ामिनेशन भी ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम निकाल करके बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर भी अपने आप को अपॉइंट करा लेते हैं। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है
कि बीटेक करने के बाद आप एक ग्रेजुएट के तौर पे काउंट होंगे। सो हिंदुस्तान के जितने सारे कंपटीशन जहाँ पे ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, उन सारे कंपटीशन को आप फेस कर सकते हैं। आप सब इंस्पेक्टर चाहें वो भी आप बन सकते हैं, यानी वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए। तो बीटेक मतलब एक ग्रेजुएट कोर्स। ग्रेजुएशन करने के बाद जितने भी ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं हो, आप इंजीनियरिंग करके उन एग्ज़ाम्स को भी आप फेस कर सकते हैं। सर, जाते जाते अपने बच्चों को बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्यूचर इन केमिस्ट्री। अगर एज अ केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट हम ऑप्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं या कोई और ऐसे सवाल जिसका जवाब आप चाहते हैं, आप तलाश कर रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहिए चैनल विन के साथ। बहुत शुक्रिया।